सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो हमारी चंडीगढ़ पीआरटी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम डेली टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट जो आपको 15 नंबर का आना है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारी टेलीग्राम कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर डेली हम रात को 9 बजे पेडागोगी एंड सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसके लिए आपको पेडागोज नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जितनी हमारी पिछली प्रैक्टिस वीडियो हमने कराई हैं चंडीगढ़ पीआरटी के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड, वो सारी आप पहले ही देख चुके होंगे। और अगर आपने बाई चांस नहीं देखी हैं जिन लोगों ने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से सारी वीडियो को देख सकते हैं। उसी में आपकी एक सिलेबस वाली है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन थी, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि उन्हें अभी एग्जैक्टली यही पता नहीं था कि उनका सिलेबस क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्या क्या आना है। तो उससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बना दी है, आपको उसी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको पता है ये सेशन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को इनमें से आंका जाना चाहिए। किस बेस पे आप टीचिंग की प्रभावशीलता को आंक सकते हैं, इफेक्टिवनेस को? क्या वो करिकुलम कवरेज के बेस पे है, चाइल्ड इंटरेस्ट मतलब बच्चे की रुचि के बेस पे है, लर्निंग आउटकम्स मतलब बच्चे के द्वारा प्राप्त किए प्रतिफलों के बेस पे है, या टीचिंग एड्स के बेस पे है? तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो आप किससे आंकेंगे? उसका जो सही आकलन होगा वो बच्चे के प्रतिफलों से होगा कि आखिर में बच्चे ने सीखा क्या है। टीचर बहुत सारे तरीक़ों से एक बच्चे को पढ़ा के चला गया, बहुत सारे उसने टीचिंग एड्स यूज़ करे, करिकुलम भी कवर कर लिया, बच्चे की रुचि भी है, बट अगर बच्चा सीखा ही नहीं कुछ तो वो आपका शिक्षण किसी काम का नहीं है। तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो बच्चे के प्रतिफल के बेस पे आंकी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की शिक्षक की नियुक्ति की जाती है? क्या वो रिसोर्स टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, एफिशिएंट टीचर है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ एक वर्ड है दिव्यांग बच्चे। वैसे तो समावेशी शिक्षा में हर तरीके के बच्चों को एक साथ लेके चलने की बात करी गई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है ना, तो जो सब्जेक्ट या रेगुलर टीचर होगा उसे ट्रेनिंग अवश्य दी जाएगी कि हाँ आप उसको डील करें। तो वो टीचर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे हियरिंग की चीज़ें सुनाएगा, मतलब वीडियो तो नहीं होता, हियरिंग मतलब ऑडियो वगैरह विजुअल देगा वो चीज़ें। तो लेकिन अब ऐसा तो नहीं है जो जनरल या सब्जेक्ट टीचर है वो उस बच्चे को ब्रेन लिपि आगे सिखा दे, नहीं होगा। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्स टीचर की। तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस शिक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता होती है वो होती है रिसोर्स टीचर की। आई होप कि यह चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पदों में को व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको क्रम दिए, कुछ पद दिए गए हैं, इनको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी बाद में। तो जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है गोल सेटिंग, मतलब उद्देश्य का निर्माण करना। तो पहले आएगा डी। उद्देश्य के निर्माण के बाद आप क्या करेंगे, बच्चे की नॉलेज को प्री नॉलेज से ऐड करेंगे, है ना। तो इसका आएगा डी के बाद ए। फिर क्या आएगा, इसको आप नॉलेज को कनेक्ट करने के बाद आप उसके सामने शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करेंगे, तो मतलब ई आएगा। ई आने के बाद आपका क्या, मूल्यांकन करेंगे आप। मूल्यांकन करने के बाद आपको अगर जहाँ कमी लगेगी कि हाँ इस पार्ट में बच्चे की अभी कमी रह गई है तो आप पुनः शिक्षण करेंगे। तो आपका ऑप्शन बन जाता है DAEVC, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अध्यापक अपने पाठ की योजना बनाता है एक प्री एक्टिव स्टेज पर, पोस्ट एक्टिव स्टेज पर, इंटरएक्टिव स्टेज पर या ट्रांसफर स्टेज पर? तो सभी को पता है कि हम लेसन प्लान कब बनाते हैं, कक्षा से जाने से पहले, है ना। तो इसका सीधा सा आंसर है प्री एक्टिव स्टेज। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि पहले आप वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज करके अपना आंसर दे रहे होंगे, है ना। उसके बाद आगे का आप एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्ट मेथड में प्रस्तुत समस्या की मुख्य विशेषता है। तो प्रोजेक्ट मेथड में कौन सी समस्या की मुख्य विशेषता होनी चाहिए? समस्या सरल होती है, समस्या चुनाव बालक स्वयं करता है, समस्या दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, समस्या शिक्षण के निर्देशन में हल होती है। तो आपको बताया प्रोजेक्ट मेथड में समस्या है वो किस चीज़ से जुड़ी है, क्या वो सरल होती है? तो ज़रूरी थोड़ी है कि समस्या सरल हो, ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। समस्या का चुनाव बालक स्वयं करता है, नहीं, टीचर समस्या उसे देता है बच्चे को। बच्चा कभी भी समस्या का स्वयं चुनाव नहीं करता है। समस्या शिक्षण के निर्देशन में हल होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड निर्देशन में, पहली बात तो ये निर्देशन यहाँ वर्ड गलत है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट में टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाए, है ना।
लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल प्रोजेक्ट आपका जो होगा वो टीचर की गाइडेंस में ही होगा, नहीं। तो यहाँ जो सबसे मेन की पॉइंट है वो है, जो समस्या होगी वो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी, जिससे बच्चा वो करने में एक्टिव रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट मेथड की ताकत निहित है क्या इसमें? सोशल पार्टिसिपेशन में, रोल ऑफ टीचर में, इंडिविजुअल एंगेजमेंट में, या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में? तो अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, तो ये तो कट गया। रोल ऑफ टीचर में प्रोजेक्ट मेथड का नहीं, इसमें रोल ऑफ स्टूडेंट है, मतलब हमें लर्नर को एक्टिव बनाना है। अब यहाँ दो जो ऑप्शन बच जाते हैं उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, एक तो सोशल पार्टिसिपेशन है, एक इंडिविजुअल एंगेजमेंट है। अब यहाँ अगर मैं अम्ब्रेला टर्म की बात करूँ तो इसमें जो वर्ड आएगा वो आपका सही उत्तर होगा इंडिविजुअल एंगेजमेंट। अब क्यों होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट देने का मेन मोटिव हमारा ये है कि लर्नर एक्टिव हो, एक्टिव होकर वो अगर सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है तो वो उसके बाद की प्रक्रिया है। लेकिन मेन जो हमारा मोटिव रहता है वो ये रहता है कि जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है वो एक्टिव होकर काम करे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है कि लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव सेटअप, मतलब कंस्ट्रक्टिव सेटअप में लर्निंग कैसी हो सकती है? देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड रिस्पॉन्स, देयर इज अ मैच बिटवीन व्हाट एंड हाउ स्टूडेंट लर्न, देयर इज अ एसोसिएट चेन एंड स्टिमुली, देयर इज अ मैच बिटवीन मॉडल्ड बिहेवियर एंड इमिटेशन। तो आपको ये बताना है कि निर्मितवाद में लर्निंग किससे संबंधित है। तो निर्मितवाद जिसका हमारा NCF 2005 भी बढ़ावा देता है जिसको निर्मितवाद को, तो उसका ये कहना है कि बच्चे क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। इसका उस कंस्ट्रक्टिविज्म का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आगमन विधि का उपयोग निगमन विधि से अधिक क्यों किया जाता है? आपको पता है कि आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी मेथड हैं, टीचिंग जितनी भी मेथड है, उन जितने भी टाइप के मेथड हैं उन सब के बेस पे हमने उन सब के एक एक क्वेश्चन को पिछली वीडियो में कवर किया है। उसके बेस पे आपको सारे टीचिंग मेथड क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि बहुत से बच्चों ने वो वीडियो देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें सारे टीचिंग मेथड कवर किए गए हैं। तो आगमन मेथड को निगमन मेथड से क्यों बेहतर माना जाता है? आगमन विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त है? नहीं, ऐसा ज़रूर नहीं है, क्योंकि आगमन विधि आपकी व्याकरण मतलब भाषा और गणित के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके लिए निगमन विधि ही ज़्यादा उपयुक्त है। निगमन विधि में कोई रचनात्मकता नहीं होती, ये बात भी गलत है। ऐसा नहीं है कि निगमन विधि में कोई रचनात्मकता नहीं होती, बिल्कुल होती है। आगमन विधि से विषय वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट समझ आती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आगमन विधि में आपको जो चीज़ समझाई जाती है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पहले दिया जाता है और रूल बाद में बनाया जाता है, तो आपको जो भी रूल है उसका पीछे का बेस पता चल जाएगा। ये अगर रूल माना जाता है तो ये किस बेस पे माना जाता है, इसमें चीज़ की स्पष्टता बहुत अधिक हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निगमनात्मक तर्क से प्राप्त होता है, सर्टेनिटी प्राप्त होती है, प्रोबेबिलिटी प्राप्त होती है, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन। तो निगमनात्मक तर्क आपका क्या होगा यहाँ, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग से आपको क्या प्राप्त होगा? तो डिडक्टिव रीजनिंग से हमेशा आपको सर्टेनिटी मिलती है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गणितीय खेल और पहेलियाँ में किस विधि का उपयोग होता है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व मेथड है, प्लेवे मेथड है, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड है, एनालिसिस सिंथेसिस मेथड है? तो गणित, खेल और पहेलियों में यहाँ एक की पॉइंट आपको यहाँ देखना है कि यहाँ वर्ड है खेल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो प्लेवे मेथड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लिमिटेशंस ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच। ए में बोलता है डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज द अचीवमेंट लेवल ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन एन एवरेज विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये इसकी लिमिटेशन है। या इट रिक्वायर्स टीचर्स हु आर वेरी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ अगर मैं बताऊँ आपको, जो लर्नर सेंटर अप्रोच की लिमिटेशन है वो इनमें से दोनों हैं, क्योंकि यहाँ टीचर भी होना चाहिए जो बच्चों को लेकर सेंसिटिव हो, बिल्कुल बात सही है, तभी वो लर्निंग सेंटर वे में टीचिंग दे पाएगा। और डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज अचीवमेंट लेवल ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी बच्चों का एक ही समय पे अनलिमिटेड मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में उनकी अचीवमेंट लेवल को कवर करना, ये भी थोड़ा इसकी लिमिटेशन में आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इनमें से आपकी कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हैं? कंपेरिजन, इन्फेरिंग, क्लासिफिकेशन, यूजिंग ट्रायल एंड एरर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से क्या सम्मिलित है। तो यहाँ आप 2 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी समस्या समाधान विधि में अगर मैं कहूँ कि आपको क्या चीज़
इसमें सम्मिलित आएगी, तो यहाँ ये ऑल होगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ सम्मिलित आएंगी। ओके, चलते हैं अगले, क्योंकि कंपैरिजन भी आता है, आपको देखना होगा। जैसे हम कई बार वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ इतने का मिल रहा है, यहाँ पर इतने। क्लासिफिकेशन हम वर्गीकरण भी करते हैं, ट्रायल एंड मतलब कई बार देखते हैं गलती होती है फिर सीखते हैं, फिर गलती होती है फिर सीखते हैं, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस में आएंगी। अगला क्वेश्चन कहता है SSA 2001 का कार्यक्रम नहीं है। SSA मतलब यहाँ मैं बता दूँ इसका फुल फॉर्म कि SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान। ओके, तो DPEP शिक्षाकर्मी परियोजना, SDP, SMC, VEC या ICDS। यहाँ आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 से कौन सी चीज़ नहीं है जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ आप वीडियो 2 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा बाद में आप एक्सप्लेनेशन देखें चीज़ों का। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ DPEP की, तो DPEP आपका क्या होगा? DPEP का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये आपका सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, DPEP आपका सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शिक्षाकर्मी परियोजना ये भी सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर बात करें SDP और SMC की, ठीक है, तो SDP आपका SDP हो गया, SMC हो गया, मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विलेज एजुकेशन कमेटी। तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब सर्व शिक्षा अभियान से नहीं जुड़ी हैं, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं कि आपका ICDS क्या है, तो ICDS जो आपका है वो होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म जो भी आपको बताए गए हैं, आई होप कि आप वो सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ सोशल साइंस पार्टिसिपेटिव देयर इज़ अ नीड टू इंट्रोड्यूस डिबेट एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम। दिस अप्रोच टू लर्निंग बिल लीड्स अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लासरूम एंड डिस्टर्बिंग द नाइबरिंग क्लासेस टू। मतलब अगर हम सोशल साइंस की क्लास है उसमें बच्चों को अगर डिबेट कराते हैं, ठीक है, या डिस्कशन कराते हैं, तो उससे क्या होगा, क्या क्लास अस्त व्यस्त हो जाएगी या उसमें शोरगुल बढ़ जाएगा, जिससे बगल की कक्षाओं को भी दिक्कत होगी। कि बोथ द लर्नर एंड टीचर अलाइव इन सोशल रियलिटी, मतलब बच्चे को और अध्यापक दोनों को एक तरीके से जीवंत रखेगी समाज की सोशल रियलिटी के बेस पे। लीड्स टू वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, या बोथ A एंड C। तो आई होप कि इसका आंसर आप सभी समझ गए होंगे। आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाता है कि ये बच्चे और टीचर दोनों को एक्टिव रखेगी। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज टू, मतलब टीचर का जो प्राइमरी टास्क है वो क्या है? टीच प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, मतलब जो नियोजित पाठ्यक्रम है उसी को पढ़ाना। स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू रिच सोसाइटी, या फिर प्रमोट हैबिट्स ऑफ कन्फर्मिटी ऑफ टू अडल्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ जो सही आंसर होता है वो टीचर का जो प्राइमरी टास्क है वो बच्चों को गाइड करना और स्टिमुलेट देना कि वो बच्चे सीखें, मतलब बच्चे का अधिगम हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। अब प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम कई बार ये पूरा हो जाता है, लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब ये प्राइमरी टास्क नहीं है कि नहीं पहले करिकुलम ही पूरा करना है। ठीक है, और ये रिच सोसाइटी वाला तो अपने आप कैंसिल हो जाता है। प्रमोट हैबिट्स ऑफ अडल्ट एंड, और यहाँ हैबिट को प्रमोट, हो सकता है उनमें सारी अच्छी आदतें ना हो तो उनको प्रमोट करना कोई वजह नहीं मानी जाती। अगला क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को शिक्षण के दौरान संसाधनकर्ता बन जाता है। ओके, तो यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? यहाँ अगर मैं बताऊँ संसाधनकर्ता मतलब आप फैसिलिटेटर या रिसोर्स के तौर पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, प्रतिवर्ती या सभी? तो क्या कर रहा है कि अध्यापक बच्चों को शिक्षण के दौरान संसाधनकर्ता के तौर पर बन जाता है। मतलब शिक्षक यहाँ एक फोकस मोड में नहीं है, मतलब पूरा जोर शिक्षक के ऊपर ना देके बच्चे के ऊपर दिया जा रहा, तो ये अपनी जो अधिगम है वो बाल केंद्रित कहा जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड बेहतरीन 15 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में आ चुके हैं, तो इनकी आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आपने प्रीवियस चंडीगढ़ PRT के पेपर जो हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, अगर आपने उनको भी एनालाइज किया होगा तो उनमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसकी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो होगी, और उसमें जो हमारी अभी सीरीज चल रही है चंडीगढ़ PRT टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट की, वो भी आपको सारी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही हमारी चैनल पर जो भी बच्चे हैं वो D.Ed+ भी PRT की भी तैयारी कर रहे हैं,
तो उसकी भी वीडियो सीक्वेंस वाइज आ रही हैं प्रैक्टिस सेशन की, तो आपको उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आई होप कि आप उसको भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि DTLOS में अलग कॉन्सेप्ट है। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, पेडागोगी, CDP, वो सारे कॉन्सेप्ट सेम है। आप जितने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको होगी। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने एंड पर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमारी ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिस पर हम डेली रात को 9 बजे कुछ कराते हैं। पेडागोजी नाम से आपको ये ग्रुप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आई होप कि आपको ये हमारा प्रयास बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।